नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिरथरिया। दोस्तों, आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे भोजन को कैसे डाइजेशन में हेल्प करती है और कैसे अवशोषित करती है। ठीक है, अवशोषण की प्रोसेस कैसे होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम समझ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है दोस्तों, ये 6 मीटर होती है। 6 मीटर बहुत लंबी होती है। ठीक है, 6 मीटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? जो हमारा स्टमक का लास्ट वाला पार्ट होता है, जिसे हम पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरस। पाइलोरस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्ट वाला पार्ट जो होता है, जिसे हम इलियोसिकल वॉल जहां होता है, इलियोसिकल, इलियोसिकल है ना, यहां तक, पाइलोरस से इलियोसिकल तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये कितनी लंबाई होती है इसकी? 6 मीटर। अब इसका जो डायमीटर होता है दोस्तों, ये जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसके डायमीटर के कारण ही हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की अगर लंबाई देखी जाए तो वो 1.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी होती है लंबाई में, पर डायमीटर में देखा जाए तो डायमीटर में लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। डायमीटर देखिए, जैसे ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है, ये जो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में समझें तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है 5.6 सेंटीमीटर। इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ये 2.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। इनके बारे में अब हम समझते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। देखिए, ड्यूडेनम के बारे में अभी हमने लास्ट पार्ट, जो जिसने भी 3 पार्ट नहीं देखा है डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो 3 पार्ट देख लें, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि लीवर के फंक्शन क्या है, पैनक्रियाज के फंक्शन क्या है, और ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं हमारे भोजन को डाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। तो आप जो ड्यूडेनम वाला पार्ट देख रहे हैं, ड्यूडेनम, ये जो पार्ट देख रहे हैं, देखिए आप, ये जो सी शेप में दिख रहा है, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। ये स्टमक के नीचे होता है, और ये यहीं पर ये लीवर और पैनक्रियाज से जो इधर पे कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट मिलती है, और जैसे ही हमारे स्टमक से भोजन ड्यूडेनम में आता है, यहाँ पर भोजन के डाइजेशन के लिए यहाँ पर बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से डाइजेशन का और अच्छे से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं भोजन में, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और फैट होता है, उनको अच्छे से तोड़ के और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका अवशोषण होता है। तो अब हम ये समझेंगे, ड्यूडेनम की जो लंबाई होती है दोस्तों, ये 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। और यहीं पर हमने बताया कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो 10 सेंटीमीटर में, कितने? 10 सेंटीमीटर में होती है। यहीं पर ये जो दिख रहा है आपको, ये लीवर से गॉल ब्लैडर से, सॉरी, ये जो है गॉल ब्लैडर से यहाँ पर, और पेनक्रियास से यहीं पर एक कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, और ये ड्यूडेनम में यहाँ 10 सेंटीमीटर पे आके मिल जाती है। और जैसे ही हमारा फूड मटेरियल यहाँ पर आता है, जिसे हम काइम कहते हैं, क्या कहते हैं? काइम। और यहाँ पर ये जूसेस मिक्स हो जाते हैं और फिर भोजन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ड्यूडेनम हमने देखा। ड्यूडेनम का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसे सुपीरियर कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये सुपीरियर वाला पार्ट है, ये डिसेंडिंग वाला पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है, और ये असेंडिंग वाला है। ठीक है, इस प्रकार से ये ड्यूडेनम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हमने देखा कि ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम में करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहां पर भोजन का अच्छे से पाचन होने लगता है, तो वो क्या है? ड्यूडेनम वाला पार्ट है। यहाँ पर भोजन को, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़कर और फिर यहाँ पर अवशोषण की प्रोसेस होती है। कहाँ पर? ज्यादातर हमारे जेजिनम और इलियम। जेजिनम की लंबाई कितनी होती है इसकी? 25 सेंटीमीटर, इसका 2.5 मीटर। और इलियम की जो लंबाई होती है वो 3.5 मीटर। देखिए, लंबाई में भी ये बहुत लंबे हैं, 2.5 और 3.5। जितनी ज्यादा लंबाई रहेगी, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्बेशन होगा, और एब्जॉर्बेशन होगा तो हमारी सेल टिश्यू तक अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएगा। और जब हमारी सेल और टिश्यू तक पहुंचता है तो हमें एनर्जी मिलती है ना, जिससे हम अपने रोज के जो कार्य होते हैं वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहीं पर इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर विटामिन B12 का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, अगर इसकी कमी आ जाती है तो हमारे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी किस कारण से हो सकती है, तो एक तो आप बाहर से विटामिन B12 ना लें
तो भी आपको डिफिशियंसी हो सकती है। और दूसरा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं, अगर वो कम होंगे या बहुत ही कम होंगे तो हमारा जो अवशोषण होगा विटामिन B12 का ब्लड वेसल्स तक नहीं पहुंचेगा और हमारी सेल तक प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, इसको इस प्रकार से थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। क्या होते हैं? विलाई। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्चुअली में क्या है, विलाई में आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, विलाई में ही ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जिन्हें हम कैपिलरी कहते हैं, वहां पर कैपिलरी का जाल होता है और इस कैपिलरी के जाल से ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स से मिक्स होकर पूरे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं और फिर हर एक टिश्यू और ऑर्गन और सेल तक हमारे ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसलिए विलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारे भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हुआ और अगर विलाई का काम भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है विलाई, तो भी हमारा भोजन अच्छे से अवशोषण नहीं हो पाएगा और न्यूट्रिएंट्स हमको अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये जो ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है ये सी शेप का होता है। ठीक है, यहां तक असेंडिंग जैसे ही स्टार्ट होता है, यहां से हमारा जेजुनम वाला पार्ट लग जाता है। जेजुनम, तो जेजुनम की हमने लंबाई कितना 2.5 सेंटीमीटर बताई है, तो 2.5 सेंटीमीटर तक की जो लंबाई होती है उसमें जेजुनम होता है। ठीक है, और जेजुनम में भी क्या होता है, अच्छे से अवशोषण की प्रोसेस होती है। इसके बाद अब लास्ट वाला जो पार्ट हमने समझा था कि ये कहाँ, ये इलियम वाला जो पार्ट है ये 3.5 मीटर लंबा होता है और ये लास्ट में कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर मिल जाता है। यहाँ पर कौन सा वाल्व होता है, अभी हमने पढ़ा था इलियोसिकल वाल्व, है ना। तो ये शिकम से कनेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इलियोसिकल वाल्व तक ये हमारा लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या कार्य करती है। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी हमने देखा था कि ये जो जूस आते हैं, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये भोजन को डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन होता है और ये जो फ्लूइड होता है ये कितना सिक्रीट होता है पर डे, 1500 ml। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है वो पर डे कितना सिक्रीट होता है, तो 1500 ml का सिक्रीशन होता है। इसमें ही हमारा जो जूसेस होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस होते हैं ये भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा भोजन स्टोमक से ड्यूडेनम में आता है तो यहाँ पर भोजन का पाचन शुरू हो जाता है अच्छे से। जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही भोजन आता है तो ये स्टार्ट हो जाता है पचना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दूसरा जो फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव मूवमेंट। ठीक है, डाइजेस्टिव मूवमेंट में क्या क्या होते हैं, सिगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। तो सिगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे क्या काम करते हैं, ये जो हमारा कायम होता है इसको लार्ज इंटेस्टाइन तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है ये आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से सिगमेंटिंग और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन काम करते हैं और आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं, जिससे हमारा भोजन अच्छे से पाचन होकर और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचे और फिर वेस्ट मटेरियल जो भी है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनिथ सेल भी पाई जाती हैं। क्या करती हैं कि एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं। सिक्रीशन से क्या होता है, जो फूड मटेरियल में जो भी बैक्टीरिया अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो वो वहां पर खत्म कर देते हैं।
जो एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड जो सिक्रीट होता है वो किससे होता है, पेनिट सेल से होता है। अब ये जो भोजन आता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये एसिडिक मीडियम में होता है, पर जैसे ही यहाँ पर ये जूसेस मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या एल्कलाइन मीडियम में हो जाता है। और इसकी जो अंदर की जो दीवार होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन 4 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन सी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलराइज म्यूकोसा और सीरोसा। सबसे पहले अंदर की जो लेयर होती है वो म्यूकोसा की होती है, ठीक है। दूसरी होती है सब म्यूकोसा की, तीसरी होती है मस्कुलराइज म्यूकोसा और चौथी होती है सीरोसा। तो जो म्यूकोसा की जो लेयर होती है, यहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और म्यूकस जो होता है कितना, इसका पीएच जो होता है 8.0, मतलब ये क्षारीय होता है। इसीलिए हमारी जो इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है वो उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए इधर पे सबसे अंदर म्यूकोसा की दीवार होती है। क्यों, क्योंकि इधर से तो एसिडिक मीडियम में भोजन आया है। अगर ये म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पर हमको जलन, एसिडिटी वगैरह होने लगती है। जिस भी व्यक्तियों का देखो आप, जिनको एसिडिटी वगैरह या जलन होती है पेट में या गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उनका म्यूकस अगर अच्छे से सिक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा, इधर पे एसिडिक मीडियम का जो फूड मटेरियल आया है जिसे कायम कहते हैं, अगर वो यहाँ पर आएगा और म्यूकस अच्छे से सिक्रीशन नहीं होगा तो उधर जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो म्यूकस हमने देखा, म्यूकोसा जो है म्यूकस का सिक्रीशन करता है और उसका पीएच जो है 8.0 होता है। सब म्यूकोसा होता है, उसके बाद मस्कुलराइज म्यूकोसा और सीरोसा लास्ट होता है। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इसमें भी जो गॉबलेट सेल होती हैं, क्या गॉबलेट सेल्स का ही फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रीशन करना, ठीक है। तो अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझ लिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं और कैसे ये फंक्शन करता है, और किस प्रकार से कायम हमारे जो फूड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ पर क्या इलियोसिकल वाल्व होता है। इलियोसिकल वाल्व ग्लूकोज के फॉर्म में और फैटी एसिड और एमिनो एसिड, ये सब हमारे एब्जॉर्बेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्रोकाइनेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जो पैनक्रियास से आए हुए, हमने समझा था कि ट्रिप्सिनोजन जो कि नॉन एक्टिवेट फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और यही ट्रिप्सिन फिर हमारे प्रोटीन को डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।